ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरआरबी एलपी सीबीटी फर्स्ट में जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखने की कोशिश की थी। तो हमारा सेट फर्स्ट जो है कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे सेट 2 है और जो भी आपका उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उस शिफ्ट फर्स्ट का था, यानी कि सीबीटी जो फर्स्ट हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो आपका स्टेज फर्स्ट में जो ये हुआ था सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसमें शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखे थे, ठीक है। और आज हम यहाँ पे जो है शिफ्ट 2 का जो होगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दो जैसे साइंस में फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसी को हम देख रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बायो का है उसको हम जो है अगले क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे जो पहले हम देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी, ठीक है। तो ये आपका किसने नींव रखी थी इसके बारे में पूछ रहा था। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ये नहीं होगा, ठीक है, डेमोक्रिट्स है, ये ऑप्शन बी इसका डेमोक्रिट्स, तो ये इनका नहीं होगा। इसके बाद जोसेफ एल प्रोडेस्ट होगा, फिर इसके बाद है एंटोनियो एल लेबोजियर, ठीक है। तो इसको आप पहले भी इसको आप देखे होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटोन, ठीक है, ये एल लेबोजियर होगा, ठीक है। ये इनके जो है यहाँ पे विज्ञान की नींव रखी थी लेबोजियर ने, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये जो लेबोजियर हैं इनको क्या बोला जाता है, आधुनिक रसायन जो है विज्ञान की जन्मदाता इनको बोला जाता है लेबोजियर को, ठीक है। आधुनिक रसायन विज्ञान, ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखिएगा, विज्ञान के जन्मदाता, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा एंटोनियो एल लेबोजियर, ठीक है। इसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है आप देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होता है, ठीक है। तो दर्पण से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स में जो है जो चैप्टर था फिजिक्स का उसमें हम लोग ने देख चुके हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी हम वहाँ पे डिस्कशन किए थे पहले भी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइंस का जो भी पूछा गया उसको एक में मर्ज करके यहाँ पे जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, दर्पण का जो प्रकार था ये क्या है, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो दर्पण का जो प्रकार होता है ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण अगर मान ली इसमें क्या होता है, अगर वस्तु का जो वस्तु की स्थिति होती है, ठीक है, वस्तु की स्थिति, ठीक है, वस्तु की स्थिति क्या होगी, और देखिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वो क्या होता है, प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब अगर हमारी स्थिति यहाँ पे अनंत पर होती है, ठीक है, अनंत पे, तो क्या होगा, यहाँ पे वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे है तो क्या होगा, वस्तु की तुलना में यहाँ पे उत्तल दर्पण में क्या होती है, ये वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे जो आकार जो बनेगा ये छोटा बनता है, आकार बनेगा वो आपका छोटा बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी वहाँ पे हम बताए थे। तो इस चीज़ को आप याद है, वस्तु की जो स्थिति होगा अनंत पर हो तो इसका आकार क्या होगा, यहाँ पे आकार छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे वस्तु का जो आकार जो आपको बहुत छोटा होता है और क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, आकार जो हो गया आपका छोटा होगा और सीधा होता है अगर यहाँ पे वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, इसको भी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के यहाँ पे मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है, ठीक है। जो मुख्य कारण होता है वसा और तेलों का क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण, शोधन और अवकरण। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, मुख्य कारण होता है। और एक चीज़ और है कि जो खाद्य जो पदार्थ हैं उनके संरक्षण जो होता है उसका जो किया जाता है वो किस रसायन के द्वारा किया जाता है, तो उसका नाम है आपका बेंजोइक, ठीक है, बेंजोइक यहाँ पे रसायन का प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक रसायन का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसका, जो आपको खाद्य पदार्थ में जो इसका जो इसके आपको संरक्षण के लिए जो खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए यहाँ पे जो है आपको बेंजोइक रसायन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इतना सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो हम जो रे ऑप्टिक्स का जो क्लास दिए थे, ठीक है, वहाँ पे जो प्रकाशिकी किया उसमें हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किए थे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को भी वहाँ पे डिस्कशन किए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, यानी आर की वैल्यू कितना दिया है आपका, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर आर दिया है। और फोकस दूरी यहाँ पे कितना होता है,
जो फोकस दूरी होता है F इक्वल टू R/2 होता है। फोकस दूरी कितना होता है R/2, यहाँ पे फोकस दूरी होता है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फोकस दूरी होता है, ये आपका रेडियस होता है, त्रिज्या जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपको याद रखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम जो है क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए थे, यहाँ भी आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए, आगे है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जो कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो R इक्वल टू किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a, यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल यहाँ होता है, भाग का जो क्षेत्रफल होता है, इसके आपका क्या होता है, आपको व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको भी हम वहाँ पे डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसके किसके व्युत्क्रमानुपाती, R यहाँ पे a होगा, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसके बाद से आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आप बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ठीक है। सोडियम के बारे में आप जानते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसका जो है इस सिंबल है Na सोडियम, और इसका जो परमाणु जो क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, वो आपका क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक जो है यहाँ पे नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर ये कितना होता है, ये 11 होता है। और परमाणु यहाँ भार कितना, जो एटॉमिक वेट जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 23 होता है, ठीक है। और ये एल्केलाइन मेटल्स जो आपका जो ग्रुप के जो भी आपके एलिमेंट होते हैं उसमें आपका ये है एल्केलाइन मेटल का, ठीक है। और एक चीज़ और है कि इसको जो आप सोडियम को वाटर से जब आप जो इसको जो यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, जब हम केमिस्ट्री का जब क्लास वहाँ पे जब करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी आपका पीरियोडिक टेबल से जो क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे हम उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है सेल्सियस से केल्विन का तापमान जो है यहाँ पे आपको जो है बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा, ठीक है। तो सेल्सियस से यहाँ पे आपको जब क्या करना है, यहाँ पे तापमान को बदलने के लिए क्या करना होगा, तो दिए गए तापमान को इतना से गुणा करेंगे, यानी गुणा करेंगे, ठीक है। ये पहला ऑप्शन होगा। दूसरा क्या है, दिए गए तापमान में इतना जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला जो होता है क्या होता है, ये होता है C/100, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या होता है आपका F माइनस यहाँ पे F-32 बाई ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा K-273 बाई ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो ये आप इस फार्मूले पे इसको जो आप करेंगे तो यहाँ पे जो T डिग्री सेंटीग्रेड इसमें क्या करेंगे आप 273 ऐड करेंगे, तो जो आपको जो टेम्परेचर यहाँ मिलेगा ये आपका केल्विन में मिल जाता है, ठीक है। तो 273 यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी, दिए गए तापमान में क्या होता है 273 यहाँ पे जोड़े, तो यहाँ पे आपका केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपको इतना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसके बाद से आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति कभी अकेले नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा अकेले नहीं होता है, जड़त्व, बल, संवेग, वेग। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बल होता है, ठीक है। बल ये आपका अकेले नहीं होता है, ठीक है। और जो है बल जो फोर्स का जो फार्मूला होता है F इक्वल टू m/a, ठीक है, ये बल होता है, ये आपका बल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, बल इक्वल टू ये आपका द्रव्यमान होता है, और ये आपका त्वरण होता है, ठीक है। बल क्या होता है, ये आपका सदिश राशि होती है, सदिश राशि ये आपकी होती है बल सदिश राशि, ठीक है। अब बल का यहाँ मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, ये आपका न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसको भी याद आप रखिएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। और बल क्या होता है, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की जो उसका जो स्थिति है उसमें क्या करता है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, ठीक है, फोर्स वो होता है, ठीक है। इसके बाद से आप इस तरह की जानिए, सदिश राशि है, इसका मात्रक जो है न्यूटन होता है, और F इक्वल टू क्या होता है m/a होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोर्स हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कई सारे गैस दिया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO दिया गया, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड दिया गया, मीथेन दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या होता है, ये कहाँ पे आपको उत्पन्न होता है, तो कल कारखाने जो होते हैं उनके धुओं से निकलता है ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और
जो फेफड़े संबंधी जो रोग होते हैं वो भी इसका क्या होता है, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका क्या होता है, उसका जो है यहाँ पे इसी के कारण से फेफड़े संबंधी रोग होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो इसका जो है बायोगैस संयंत्र में जो उत्पन्न नहीं होता है वो क्या होता है, आपको CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्लोरीन जो गैस होता है का उपयोग जो है निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। जो क्लोरीन गैस होता है किसके निर्माण में किया जाता है, तो ये आपका देखिए बेकिंग में, आपको बेकिंग पाउडर में, बेकिंग सोडा में, ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है, धुलाई सोडा में। तो किस में होता है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर में इसका जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CaCaOCl2। ठीक है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। ठीक है, और जो क्लोरीन होता है इसका उपयोग किस में होता है, जो उपयोग होता है वो क्या होता है आपका, जो विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में इसका होता है, विरंजक के रूप में। ठीक है, और आपको यहाँ पे चीनी उद्योग में भी इसका यहाँ पे उपयोग होता है, चीनी उद्योग में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, चीनी उद्योग में विरंजक के रूप में इसका होता है क्लोरीन गैस का। ठीक है, अब क्लोरीन का जो आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर यहाँ पे इसका 17 होता है, 35.5 इसका एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्लोरीन, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है लवण और क्लोरीन ये उत्पन्न करती है, लवण और क्षार ये उत्पन्न करती है, लवण और हाइड्रोजन, लवण और पानी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लवण और हाइड्रोजन, यहाँ पे ये आपका उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर C इसका सही। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। ठीक है, और RRB LP से जो CBT फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बना था, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका सेट 3 देखेंगे। इसे बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 15 से 20 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतना सेट में जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक भी करिए। जल्दी से उसको क्या करिए, आप सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिए, ताकि हम लोग और भी कंटेंट और भी अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। और कमेंट आप वहाँ पे जरूर करिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और कमेंट करके वहाँ पे जो भी सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।